आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस यानी सामान्य अध्ययन। अब आइए पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन। जनरल स्टडी यानी जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन में देख लेते हैं कि हमें विषय कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इतिहास, एक चीज और जान लीजिए कि कोई सा भी कंपटीशन हो हमारे उत्तर प्रदेश में या अदर स्टेट्स में, यानी इंडिया लेवल पर कोई सी भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, यानी कोई सा भी कंपटीशन हो, उसमें हमारा जीएस कंपलसरी है, अनिवार्य है। समझ रहे हो ना। अब उसमें विषय कितने हैं? इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरा भूगोल यानी जियोग्राफी, तीसरा भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, अगला है हमारा कृषि, अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ठीक है, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, फिर है हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान। तेरहवां समसामयिकी, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, ठीक है। तो इतने जो है, अच्छा कुछ कंपटीशंस में कंप्यूटर से संबंधित जानकारी पूछ ली जाती है, कंप्यूटर विषय कर दिया जाता है, हैं? ठीक है। तो अब इतिहास में भी भारत का इतिहास और हमारा जो है विश्व का इतिहास, ठीक, तो इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं इसके। तो इतने विषय पूछे जाते हैं, समझ में आया। और आमूल चूल हमें इन सारे जो है विषयों की तैयारी करनी होती है। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन पास करना उतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
एक विशेष रणनीति बना करके, समय का विभाजन करके हम इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी सब्जेक्टों की या मतलब किस तरह से तैयारी करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान की। यानी आज हम जो विषय पढ़ेंगे, आज से जो विषय शुरू करेंगे वो है हमारा भारतीय संविधान। तो मैं किन किन सब्जेक्ट्स की जानकारी करनी है, किन किन विषयों को पढ़ना है, इसका एक मोटा खाका हमारे दिमाग में हर समय बना रहना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार क्या हुआ कि हमारे मित्र हैं रेलवे में एम्प्लॉई हैं, तो वो जब काउंटर पे बैठे थे तो एक बंदा उनके पास आया और बोला, भाई ये शताब्दी एक्सप्रेस कितने बजे आती है? उन्होंने टाइम टेबल देखा और बता दिया, भाई शताब्दी एक्सप्रेस इतने बजे आती है। फिर बोले वो छपरा क्या बजे आती है? छपरा बरौनी, सॉरी छपरा ग्वालियर कितने बजे आती है? उन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद बोले तूफान एक्सप्रेस कब आता है? वो भी बता दिया। बोले गोमती कब आती है? वो भी बता दिया। जब वो और सारी ट्रेन के बारे में पूछता गया तो काउंटर में बैठे हमारे मित्र जो है वो थोड़ा झुंझला गए और बोले, ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? तो उस बंदे ने उत्तर दिया कि भाई जाना तो कहीं नहीं है, ये जरा जो रेल की पटरी है, रेलवे लाइन है, इसे क्रॉस करना है। समझ रहे हो ना? तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये कि हमें आगे क्या करना है उसका एक आइडिया जो है हमारे पास होना चाहिए। देखिए अब उसी अगर इस एग्जाम्पल को ले लें तो इसकी गुणता ये है कि उसे रेलवे लाइन क्रॉस करनी है। अब उसके दिमाग में एक डाटा है कि हम इस समय क्या हो रहा है और किस समय कौन सी ट्रेन आ रही है, तो कम से कम दाएं बाएं देख करके सावधानी से पटरी को पार तो कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। हमारा सामान्य अध्ययन में विषय है भारतीय संविधान। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटेन से एक अंग्रेजों की कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सोलह सौ ईस्वी में हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई। यानी 1600 ईस्वी में हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई। और जब इसने देखा कि हमारे देश के राजा और जो छोटी छोटी रियासतों के नवाब या राजा हैं वो आपस में ही लड़ते रहे, तो उन्होंने हम भारतीयों की इस कमजोरी को पकड़ा और जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों ने व्यापार के दौरान विभिन्न जगहों पर अच्छी अच्छी कोठियां बना ली थी, मजबूत कोठियां बना ली थी और उन कोठियों को किले का रूप दे दिया था। ठीक है, उन कोठियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने व्यक्तिगत आर्मी भी रख छोड़ी थी, अपनी सेना रख छोड़ी थी। तो जब उन्होंने हम भारतीय राजाओं की कमजोरी को देखा तो उन्होंने क्या किया कि एक कूटनीतिक चाल चलनी शुरू की कि जो राजा कमजोर होता था युद्ध में अपनी सेना से उसकी सहायता करना शुरू कर दिया और सहायता के उपरांत जब वो राजा जीत जाता था तो उसे केवल नाम मात्र का राजा बना रहने देते थे और उसकी सारी पावर्स को, यानी जो उसकी शक्तियां होती थीं उन पर जो है अपना कब्जा कर लेते थे, उनको अधिगृहित कर लेते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1787
57 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक, और साथ ही साथ 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, तो ये दोनों युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए भारत में शासन करने के लिए निर्णायक सिद्ध हुए, जिसमें खास तौर से 1764 का बक्सर का युद्ध। ये सवाल पूछा गया है घुमा फिरा करके कई बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये अंग्रेजों के लिए शासन करने हेतु निर्णायक शब्द सिद्ध हुआ, और इस युद्ध के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। काहे के अधिकार प्राप्त हो गए? दीवानी। अब दीवानी का तात्पर्य क्या है? दीवानी का अर्थ है राजस्व, ठीक है। तो दीवानी यानी राजस्व वसूल करने के अधिकार। राजस्व वसूल करने के अधिकार प्राप्त हुए। तो इससे पूर्व भारत में जो है कोई भी लिखित संविधान नहीं था, कोई लिखित संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के आगमन के समय में हमारे यहाँ जो भी कार्य किए जाते थे, न्यायिक कार्य किए जाते थे, राजाओं के यहाँ जो भी राजकाज होता था, उसका कोई लिखित संविधान नहीं था, समझा। तो राजा लोग जो है अपनी मन मर्जी से कानून बनाते थे, उनका अनुपालन करवाते थे, ठीक। ये समय समय पर तब्दील होते रहते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब इनको दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए, एक तरह से इनका शासन संचालित होना शुरू हो गया, तो इसके लिए ब्रिटिश संसद ने कानून बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें हम चार्टर एक्ट और अधिनियम के नाम से जानते हैं। और यही चार्टर एक्ट तथा अधिनियम ही हमारे भारतीय संविधान की सीढ़ियां हैं, हमारे भारतीय संविधान के सोपान। तो ये भारतीय संविधान के सोपान क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान हेडिंग डाल देते हैं। अब है पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट्स। पहला है हमारा 1773 यानी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। समझाया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए अब इस एक्ट की विशेषता क्या थी कि भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा यानी आप अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ, हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित थी, व्यापार करती थी, तो व्यापार करने में जो उसके अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन पर ब्रिटिश संसद का ही कानून चलता था। यानी ब्रिटिश संसद के कानून के दायरे में ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में संचालित थी। तो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर कानून के
आधार पर, ठीक है। लिखित, भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर लिखित, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई लिखित प्रावधान नहीं था कानून का, कोई लिखित जो है कानून नहीं था, ठीक है। तो पहली बार भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर लिखित तथा विधायिका संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर? यानी पहली बार भारत में जो है रिटन बेस पर कानून को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसको? ईस्ट इंडिया को, कंपनी को। और ये अधिकार किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा। विधायिका का तात्पर्य जानते हो आप? ऐसी का संस्था जो जन सामान्य के लिए, पब्लिक के लिए कानून बनाती है, ठीक, कानूनी संस्था, ठीक। अब इसके द्वारा जो है एक मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि इसके द्वारा यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो अब इसमें जो पहला काम किया गया तो क्या हुआ कि मद्रास कलकत्ता और बम्बई, वर्तमान समय में मुंबई है, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, पहला काम किया गया है प्रेसिडेंसियों को ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। समझ में आई बात? या यानी मद्रास, इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी को हम बंगाल प्रेसिडेंसी के भी नाम से जानते हैं। तो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी अब आप देख रहे हैं कि जो है ये जो अधिकार प्राप्त हो गए, तो इनके द्वारा जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर जो है कई चार्टर एक्ट और अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। तो अब एक जो यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया इन तीनों प्रेसिडेंसियों। अब दूसरी खास क्या बात है, दूसरी बात यह है कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का
गवर्नर कहा जाने लगा। और इसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यानी नाम बदल गया, गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल नाम दिया गया। क्लियर हो गया। तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के स्थान पर एक गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सवाल पूछा गया है कई बार कि गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ, कई परीक्षा में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, अब इस गवर्नर जनरल को, ठीक है, युद्ध करने की या संधि करने की या फिर जो भी है यानी राजस्व संबंधी, इसको चाहो तो नोट कर दें, युद्ध 60 में संधि एवं राजस्व के अधिकार प्रदान किए गए, के अधिकार प्रदान किए गए। यानी ये किसी के साथ भी, किसी राजा के साथ युद्ध करने के लिए स्वतंत्र थे, संधि करने के लिए स्वतंत्र थे, जैसी तत्कालिक स्थितियां बने। ठीक है, साथ ही साथ संबंधित राज्यों से जो है राजस्व के अधिकार यानी टैक्स, राजस्व का मतलब टैक्स वसूली के अधिकार भी इनको प्राप्त। क्लियर। अब पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, अब हाँ एक चीज और ये जान लीजिए कि ये जो है शासन जो चला रहा था, गवर्नर जनरल जो शासन चला रहा था, इसमें एक 4 सदस्यीय समिति थी। यानी 4 सदस्यीय समिति के साथ मिलकर के ये गवर्नर जनरल जो है शासन का संचालन कर रहा था। और ये गवर्नर जनरल जो है परिषद के साथ मिलकर के जब उसे आदेश प्राप्त होता था ब्रिटेन की संसद से, तब ये हम भारतीयों के लिए समय समय पर जो है कानून बनाती थी। अब एक जो खास बात ये रही, आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि पहले हमारे यहाँ यानी ये चार्टर एक्ट लागू होने के पहले हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका आधार धार्मिक था। तो पहली बार संसद से प्राप्त आदेश के अधीन पहली बार जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसका पहला न्यायाधीश जो है एलिजा एम्फे को बनाया गया। ये मुख्य न्यायाधीश था, एलिजा एम्फे जो है मुख्य न्यायाधीश था और इसके नीचे 3 जो है सहायक न्यायाधीश थे। समझ में आ गया। तो अब जो है इस यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है दीवानी, फौजदारी और टैक्स यानी कर वसूलने के अधिकार प्राप्त थे। साथ ही साथ नेवी से जुड़े हुए अधिकार भी प्राप्त थे।
तो जो है वारेन हेस्टिंग्स, अभी थोड़ी देर में पहले मैंने आपसे पूछा था कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अब ये सवाल आपका क्लियर हो गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ये था तुम्हारा वारेन हेस्टिंग्स। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये शुरुआत है, आज कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई हैं, तो थोड़ा सा परिश्रम। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि भाई पूर्व के अध्यापन में जब मैंने विभिन्न कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया है, तो बच्चे कहते हैं सर इतना डीप पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जबकि उनको यही नहीं पता होता है कि हमारे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो जितनी गहरी हमारी तैयारी होगी, मेरे बहुत सारे जो है विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है ज़्यादा इस तरह से पढ़ने से बोरियत फील होने लगती है, और जो बोरियत फील करता हूँ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, सफलता उससे कोसों दूर रहती है। समझ में आया? तो यानी अपने आप को अध्ययन के प्रति समर्पित कर दें, जितना ही अधिक परिश्रम करोगे तो सफलता उतनी ही ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज मैंने अध्यापन किया अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से तैयार करें। तो नए छात्रों से अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव्स में करीबी लोगों को शेयर भी करें, ताकि उनका भी कैरियर ब्राइट हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।